बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक तरफ तो ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात पर बनने वाली कमेटी पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस अपोजिशन की तरफ से सामने आ रही हैं। कहीं पर यह तजवीज़ है कि ये मामला पार्लिमानी फोरम पर देखा जाए। आज जमात इस्लामी की तरफ से ये तजवीज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला लेकर जाया जाए और उनसे तहकीकात का कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस अजमत सईद साहब के नाम पर अपोजिशन पार्टीज़ को एतराज़ है। दूसरी तरफ, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया है, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और हर फोरम पर हम इस हुकूमत का मुकाबला करेंगे। अब उनका ऐलान ये सामने आया है कि वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लेकर आएंगे, जिसके बाद हमने देखा कि मुतज़ाद मौक़िफ़ जो हैं वो इस स्टेटमेंट पर या इस ऐलान के बाद आ रहे हैं। एक तरफ तो कल हमारे शो में सेनेटर जावेद अब्बासी थे PMLN के, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर हुकूमती इत्तेहादियों को छोड़ देते हैं तो हम ये करेंगे। एहसन इकबाल साहब ने PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा वो भी सुनिए। जहां तक मुस्लिम लीग नून की सोच है, हम समझते हैं अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। तो लगता ऐसे है कि PMLN या PDM में शामिल दीगर जमातें जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाने के हक में नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के इस फैसले के हक में नहीं हैं, और वो लॉन्ग मार्च और सड़कों पर जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा था कि लोग लाकर और पाकिस्तान की आवाम लाकर एक स्ट्रीट पावर दिखाकर हम इस हुकूमत को चलता करेंगे। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग वाला मामला भी है, उस पर भी बात करेंगे। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के दामाद को और उनके भाई को भी नैब ने तलब कर लिया है। उनके भाई पर भी इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने मशीनरी की ख़रीदारी में गबन किया है, गैर कानूनी तैनाती की है, प्रमोशंस और आमदन से ज़ायद असासाजात के इल्ज़ामात के जवाब देने के लिए उनको नैब ने तलब किया है। इस मामले का भी जिक्र करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं PTI के। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, JUIF से आपका ताल्लुक़ है। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो बिलावल साहब का ये ऐलान, पहले आप लोग इस्तीफे देना चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को मना लिया कि नहीं, पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लें, इलेक्शंस में हिस्सा लें, बाई इलेक्शंस में और सेनेट के इंतखाबात में इस फोरम से ना हटें। अब पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया है, अभी तक जो मैंने एहसन इकबाल साहब का या राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ देखा है तो वो तो शायद इसके हक़ में नहीं है। तो क्या इस पर कोई पार्टी फैसला करने जा रही है, कोई बाज़ाब्ता मीटिंग हो रही है? आपकी ज़ाती राय क्या है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए? देखिए सादिया, मैं जो ये मुख्तलिफ कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, कुछ गवर्नमेंट भी इस पे बड़ी हैमरिंग करती है कि फलान ये कह दिया फलाने, उनका अपना अपना सबका कोई मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ अंदाज में वो बयान करते हैं। मैंने देखा PMLN का मौक़िफ़ भी हर इशू पे मुख्तलिफ है, लेकिन जब PDM के जब APC की मीटिंग हुई, आपको याद होगा, तो उस मीटिंग के आखिर में ये रिजॉल्व हुआ कि हम PDM एक बनाए और उस पे आगे लेके चलें। और उसमें हमने कोई 26 पॉइंट्स जो है उस पर एग्री किया और साइन किए। ये सारे सेक्रेटरी हैं जो पार्टीज के हेड्स हैं, जैसे बिलावल साहब भी हैं, शहबाज साहब ने भी किए, सब ने साइन किए। उसमें जो ऑप्शन थे उसमें इसका तो जिक्र नहीं था, ये जो अदम एतमाद का तो उनको कोई चीज नजर आती हो। जो मैंगल साहब ने भी उनसे रब्ता किया है, वो PDM के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अख्तर मैंगल साहब। लेकिन ये बात तो फिर होगी PDM के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ क्या फाइनल होता है, क्या वो बिलावल साहब कन्विंस करते हैं या जितनी 11 पार्टियां हैं उनके अपना अपना मौक़िफ़ अदम एतमाद पहले करना चाहिए। लेकिन जो एक बॉटम लाइन है, ओके, मैं आपकी बात समझ गई। आपने कहा कि पहले जो PDM की 11 जमातों ने डिसीजन लिया उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, जिस पे 11 जमातें सिग्नेटरी हैं।
अगर अब ऐसी कोई चीज है तो दोबारा पीडीएम के फोरम पे ये मामला जाएगा तो डिसाइड करेंगे। राना साहब, 31 जनवरी आने वाली है, वजीर आजम को, हुकूमत को घर भेजने की आपने डेडलाइन दे रखी है। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते, जाहिर है जिसके चांसेस 100% यही है कि वो नहीं देंगे, वो क्यों आप लोगों की बात मानेंगे? तो क्या करने जा रहे हैं आप लोग 31 जनवरी के बाद? हमारा मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है ये डिलीवर नहीं कर पा रही। पाकिस्तान जो हर रोज हर शोबे में नीचे की तरफ नीचे जा रहा है। आपको पता है जो हालात हैं, 22 करोड़ अवाम के, उनकी चीखें निकल रही हैं। लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं कि आपने क्या पूछा था, क्या रिजाइन नहीं करते, तो ये हमने वो किया हुआ है। मैं ये कह रही हूँ 31 जनवरी आने वाली है और डेडलाइन भी खत्म होने वाली है जो आप लोगों ने दी वजीर आजम को। उसके बाद ये हमारा अनाउंसमेंट है कि 31 जनवरी के बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग होगी और अगला जो हमारा स्टेप है वो लॉन्ग मार्च का है, जो एक डिसीजन हुआ है। तो लॉन्ग मार्च कब करना है, किस वक्त करना है, वो डेफिनेटली वो 31 के बाद जब बैठेंगे तो उसमें जो अगले बट राना साहब एक मेरा मुख्तसर सा सवाल और मुख्तसर सा जवाब आपसे लेके फिर मैं आगे बढ़ूंगी दीगर मेहमानों के पास कि देखें, अगर ये बात अब होती है तहरीक अदम एतमाद, हम लोग यहाँ टॉक शोज में डे 1 पे जब ये चीज़ आई हम कहते थे कि भाई बेहतर तरीका तो ये होता कि आप लोग अपनी पावर पार्लियामान में दिखाते और उस्मान बुज़दार साहब या वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ पार्लियामान में जो आईनी जमहूरी तरीका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते। आप लोग कहते थे नहीं, आप लोगों की स्टेटेड पोजीशन ये थी कि हम स्ट्रीट पावर से इस हुकूमत को चलता करेंगे, वजीर आजम को हम दिखाएंगे कि हमारे साथ कितने लोग सड़कों पर आते हैं और अवाम का इतना दबाव होगा इन पे कि ये घर भागने को मजबूर हो जाएंगे। सो अब अगर यहां लॉन्ग मार्च और वो स्ट्रीट पावर नहीं हुई, उससे अगर पोजीशन आपकी चेंज होती है वापस पार्लियामान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो पीडीएम को धचका लगेगा या नहीं? नहीं, देखें सादिया, बड़ी हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि पाकिस्तान में एक प्रोग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब नया इलेक्शन हो, एक फेयर, फ्री और फ्रेश इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिस पे कौम को इत्मीनान हो, जो समझे कि ये वाकई जो अवाम है वो मैंडेट है, तो उसमें जो गवर्नमेंट बनेगी वो स्टेबल होगी। तो अभी ये तो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सही है, तो बड़ी अच्छी बात है ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो कितने मुकम्मल हुए, मैं उस पर भी आगे जाके बात करूंगी। मुझे इजाजत दीजिएगा। फारूक हबीब साहब, पहले तो जरा इसका जवाब दे दीजिए कि अभी तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है, दूसरी तरफ राना साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह के हुकूमत के इत्तेहादी अगर इधर उधर हो गए तो फिर ये इस बारे में हम सोच भी सकते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं भाई सेनेट में हमने देख लिया था कि क्या हुआ था, आप लोगों के नंबर पूरे हैं ना, अभी सेनेट इंतखाब आ रहा है, बड़ा टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट होगा आप लोगों के लिए। देखिए, बात यह है कि जो अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, बिलावल ने कल बात की अदम एतमाद की, आज उसके ऊपर आपने बाकी लोगों के बयानात भी सुन लिए, तो ऐसा लग रहा है कि पीडीएम एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। उसकी जो है वो मिसालें भी मौजूद हैं। अगर आप देखें कि जब से इनको 13 दिसंबर की लाहौर जलसे में बुरी तरह नाकामी हुई, जो आर और पार वाला जलसा था, उसके बाद पीडीएम जो है वो लग रही है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जो इनका लाहे अमल था कि 31 दिसंबर तक इन्होंने इस्तीफे जमा करवाने थे, वो इस्तीफों वाली बात से भी पीछे हट गए। फिर ज़मीनी इंतखाबात लड़ने का ऐलान हो गया, फिर सेनेट के इंतखाबात लड़ने का ऐलान हो गया, आइंदा बल्दियाती इलेक्शन आ जाएंगे, वो भी ये लड़ने का ऐलान कर देंगे। और आप बड़े वाज़े देखें मार्जिन से कि ये जो अदम एतमाद की बात करते हैं, इससे पहले इन्होंने कई बार कोशिशें की, इनको नाकामी हुई। आप देखें कि फजलुर रहमान साहब गढ़ी खुदाबख्श के जलसे में नहीं जाते, बिलावल जो है वो बन्नू नहीं जाते, जो मरियम साहिबा हैं वो जो है वो मालाकंड नहीं जाती, बिलावल इलेक्शन कमीशन के बाहर जो इनका जलसा था वहां नहीं जाते। तो एक अदम एतमाद तो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ किए हुए हैं। मुझे लगता है कल बिलावल साहब की जुबान स्लिप हो गई, उनके मुंह से हुकूमत निकल आई, वो बेसिकली बात कर रहे होंगे कि हम पीडीएम पे अदम एतमाद कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे नंबर जो हैं वो पक्के हैं, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप कहते हैं, आप लोगों का दावा ये होता है कि इत्तेहादी भी कहीं नहीं जा रहे।
सेनेट इंतखाब जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा टेस्ट होगा, लेकिन शायद आप लोग जो हैं कहीं आपके अपनी रैंक्स में थोड़ा कंफ्यूजन है जब वजीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि पीटीआई को सेनेट में शायद एक आधी सीट ही ज्यादा मिलेगी, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। सो ये तो आप लोग खुद ही, आपके इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है, वो ही कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते। नहीं, देखें बात यह है कि सेनेट का जो बात है वो तमाम जमातों की जो प्रपोर्शनेट नुमाइंदगी है हर सूबे के अंदर, उसके मुताबिक ही उनको मिलेंगे ना। तो शेख साहब ने ये तो नहीं कहा कि कुछ सीट कम मिलेगी। अब हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो सेनेट के इंतखाबात की जो खास तौर पे बात हो रही थी, ना आपके लोग तो जो असल मामला था, कितनी बड़ी सीटें हम ले जाएंगे, ज्यादातर सीटें केपीके से निकालेंगे और पंजाब में भी जाहिर है देखें वो तो नहीं, देखें मैं तो बाय सादिया मैं तो बाय बुक चलने वाला आदमी हूं। जो नंबर्स मौजूद हैं मैं तो उन नंबर्स की बुनियाद के ऊपर बात करूंगा। ये तो जब नतीजा आएगा उसमें चीजें जो है वो खुल के सामने आएंगी। देखें बात यह है जो बुनियादी चीज है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, वो है जो मिसाके जमहूरियत की शिक नंबर 23 थी जो पीएमएल पीपल्स पार्टी के दरमियान थी ओपन बैलेट के हवाले से, ये उससे खुद पीछे हट गए हैं। अगर ये इंतखाबात में शफाफियत ये चाहते हैं, ये कहते हैं हम उस पे मैं बात करती हूं, लेकिन पहले मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब शुरू करें ना। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब पहले जो हम बात कर रहे हैं उस पे आपका मौकफ आ जाए, फिर नासिर हुसैन शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया उस पर उनका मौकफ भी जानेंगे जिस पर रिएक्शन आ रहा है। पहले तो मुफ्ती साहब, मौलाना साहब आपकी जमात क्या इस हक में है, इस चीज की हामी है कि पार्लियामान में तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए जो बिलावल साहब ने ऐलान किया है, पंजाब में भी, यहाँ स्पीकर साहब के खिलाफ भी और वजीर आजम के खिलाफ भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम का सरबराह है, डिक्टेटर और आमिर नहीं है, और ना सेलेक्टेड है, इलेक्टेड है। तमाम पीडीएम के जो सरबराहान है उन्होंने उनका इंतखाब गोया किया है, चुन लिया है उन्होंने। तो मौलाना फजल रहमान की राय इज्तिमाई राय होगी। मौलाना इसमें कोई शक नहीं, हर पार्टी आज़ाद भी है, हर पार्टी के अपना एक विजन राय भी हो सकती है, लेकिन जो फैसला हो जाए फिर वो सबका होगा। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल साहब की राय को भी देखेंगे, वो मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून की राय को भी लेंगे, अख्तर साहब का, मेंगल साहब का भी लेंगे, और महमूद खान साहब, जितने भी पार्टियां हैं, शेरपाव साहब हैं, उन सब पार्टियों की जो मुश्तरका आरा हो उसके तनाजुर में वो फैसला देंगे। और फिर उनमें तमाम ऑप्शन शामिल है जिन ऑप्शन के जरिए इस नाकाम, नाआल, नाजायज सेलेक्टेड हुकूमत का खात्मा हो सके। इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान उस तमाम ठीक है, लेकिन पहले इनिशियल स्टेज पे तो इस चीज के लिए कोई तैयार नहीं था ना। जैसे राणा साहब ने कहा कि जो एपीसी हुई, जो एलामिया जारी हुआ जिस पे सबने दस्तखत किए, उसमें कहीं पर भी तहरीक अदम एतमाद का जिक्र नहीं था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आप बयानिया जरा देख ले, उसमें एक शिक ये उसी बयानिया में है कि आईनी तरीके से ईवान पार्लियामेंट के अंदर भी हम तब्दीली के लिए जदोजहद करेंगे, बाहर भी करेंगे। ये तमाम ऑप्शन पहले से उसूली तौर पर शामिल थे और अब भी है। हाँ, किसको तरजीह देंगे कि प्रायोरिटी की बुनियाद पर पहले नंबर पर सही है, किसको तरजीह देनी है नहीं, लेकिन अभी तक हम पीडीएम की जो मूवमेंट है उसमें 11 जमातों का जो मिला है अमल बना, और जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील हुआ और पीपल्स पार्टी के इस्तीफे ना देने के फैसले के बाद अब पीपल्स पार्टी के तहरीक अदम एतमाद लाने के फैसले पर क्या जमातें इकट्ठी होती हैं, और उससे बहुत सारे लोग आपको ये कहते बताते हैं कि जनाब एक जरदारी सब पे भारी यहाँ पीडीएम की अपनी 11 जमातों में भी नजर आ रहा है। मुझे ये बताइएगा नासिर हुसैन शाह साहब कि बिलावल साहब ने ये ऐलान किया और उसके बाद पीएमएलएन का अभी जो रिएक्शन आ रहा है वो ये कि या तो पहले बिलावल साहब बता दें कि ऐसे नंबर्स हैं, पूरे हो गए हैं जो उन्होंने ये ऐलान किया है, और ये भी वो कहते हैं कि याद रखें कि सेनेट में क्या हुआ था हमारे साथ। वो कहते हैं सेनेट को सामने रखें तो फिर लॉन्ग मार्च के अलावा या सड़कों पे आने के अलावा कोई और चारा दिखाई नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की वो एक
पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक और जो भी जमहूरी तरीक़ेकार है उसकी बात की। वही बात अभी मेरे काबिल इज्जत व एहतराम मौलाना साहब ने भी वही बात की कि उसमें ये शिक रखी गई थी कि आईनी तरीके से हटाया जाएगा, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। दूसरी मैं आपको ये अर्ज करूं, देखें पीडीएम में मुख्तलिफ ख्याल जमायतें हैं, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, पॉलिटिकल हर किसी का अपना मंशूर है, अपना नजरिया है, लेकिन जो फैसला मुत्तफ़िका तौर पर होगा उस पर अमल किया जाएगा। ये हर किसी की अपनी राय होती है। हमारे चेयरमैन ने अपनी बात की है, और फिर ये जो आपने भी अभी बात की कि जी वो क्या हो गया, इस्तीफों वाला मसला आगे पीछे हो गया, तो मैं आपको वो भी वजाहत कर दूं, इस्तीफों का एक ऑप्शन था, ये नहीं था कि बिल्कुल सही है नासिर ज़ैन साहब, ऑप्शन ही था, लेकिन वो ऑप्शंस जो आप कहते थे इस्तीफे दे देंगे बाहर आ जाएंगे, पीएमएलएन के तो 2 लोगों ने भी नहीं दिए। फरमाइए। सुन तो ले 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असेंबली, कौमी हो, सूबाई हो या सेनेट के अरकान हो, अपने अपने सरबराहों के पास उन्होंने जमा कराने थे, वो सबने जमा करा दिए। वक्त का कोई तायुन नहीं था कि इस वक्त पे ये इस्तीफे देने, इस्तीफों का एक ऑप्शन लॉन्ग मार्च की तो डेट दी थी ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, अब हम मार्च का सुन रहे हैं। अच्छा सुन ले, उसकी भी क्या वजह है। देखिए लॉन्ग मार्च बिल्कुल होगा, और लेकिन उसके लिए मौसम और दीगर चीजों को जरूर देखा जाएगा कि जो सही तरीके से लॉन्ग मार्च हो, फिर धरना दिया जाता है, जो फैसला होता है पीडीएम की अकाबरीन का अक्सरियत राय से उस पर अमल होगा। मैंने ये सवाल राना साहब से भी किया था, आपसे भी करना चाहूंगी कि 31 जनवरी की अब डेडलाइन आने वाली है, आज 23 तारीख भी गुजर गई, वजीर आजम को आपने इस्तीफे की डेडलाइन दे रखी है, तो 31 जनवरी के बाद क्या करेंगे आप? जी वही हमारा जो मूवमेंट है वो जारी और सारी रहेगी। हमने तो कहा है कि अच्छे तरीके से ये इस्तीफे दे दें, क्योंकि जो ये नाहल हुकूमत है जिसकी पॉलिसीज की वजह से आज आम आदमी, आम पाकिस्तानी परेशान है। कभी बिजली के इतने बड़े बिल बना दिए जाते हैं, कभी ऑयल प्राइसेस, इवन आप देख लें कि हर खाने की चीजें तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये नाअहली की हद है। अब गैस का देख लें, इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है, एलएनजी प्रॉपर तरीके से उसका नहीं किया, टैकल नहीं किया गया, ट्रांसपोर्टेशन में हम फंस गए हैं इस वक्त। और भी कोई एक इशू मुझे बताएं जिसमें इनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो, जो सेटिस्फैक्ट्री हो सबके लिए, ये जी सब इससे मुतमईन है। चलें, बिल्कुल ठीक है। आप हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उस पे वजीर आजम इस्तीफा दे दें 31 जनवरी को, वो ऑब्वियसली अपोजिशन को खुद भी अंदाजा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राना साहब, आपने जब पहले हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हदफ ये है, गोल ये है। ये आप भी जानते हैं, बड़े आपकी भी बड़ी तजर्बा है सियासत का, बड़े सालों का। ये लॉन्ग मार्चेस या फिर धरने ये हुकूमत पर दबाव तो डाल सकते हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत को जो इनकी परफॉर्मेंस है उसके बावजूद, जिसके आप नाक़िद हैं, घर नहीं भेज सकते, या वज़ीर आज़म को आप डेडलाइंस दे के उनसे इस्तीफ़ा नहीं ले सकते। अल्टीमेटली बात जो है वो जानी इलेक्शंस पर ही है। वो अपनी मुद्दत पूरी करें, तब भी सवाल यही रहेगा कि वो फ्री एंड फेयर हैं या नहीं। सो ये जो असल मामला है, इस पर अभी तक हुआ क्या है? पार्लियामान में हुकूमत ने, अपोजिशन की जमातों ने किया क्या है कि कल को इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद जब इंतखाबात होते हैं तो यही शोर ना हो और फिर यही स्ट्रीट पावर दिखाने की बातें ना करें हारने वाली जमातें? देखिए, मैं एक बात आपको सादिया बताऊं कि अगर आपका एटीट्यूड डेमोक्रेटिक नहीं है, पार्लियामेंट्री जो नॉर्म्स हैं वो नहीं है, आप बेहिस हैं ट्रंप की तरह, वो ट्रंप प्रेसिडेंट जो यूएस का था, तो फिर आप लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, तो मैं समझता हूँ कि उससे इस्तीफ़ा अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान का तो नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि
ये जो दुनिया में जितने भी ये सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे जब अवाम में बेचैनी पाई जाती है तो इसीलिए वहाँ पे है कि अर्ली इलेक्शन स्नैप पोल्स अनाउंस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर नब्ज देख के लोगों की। लेकिन अगर बट सर जब आपकी हुकूमत थी, ये लोग आए थे, धरना दिया था 126 दिन, तो वो चीज गलत कहते थे ना आप, तो आज आके इसी वजीर आजम को कहना रिजाइन कर दो, वो कैसे सही हो गया? नहीं, मैं बताऊं, एक तो हमारी परफॉर्मेंस का मसला नहीं था। अवाम को ये धांधली की बात करते थे कि 4 हल्के खोल दें। वो 4 हल्कों का जब कि बिस्कई ट्रिब्यूनल में फैसला आया, साद रफीक का फैसला आया या सादिक साहब का फैसला आया, तो दोबारा इलेक्शन हुए तो वो दोबारा रिजल्ट आपने देख लिया। लेकिन उससे हटके मैं बात करता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा था, लोग मुतमिन थे और आगे हम बढ़ रहे थे। तो आज पार्लियामेंट की आधी जो नुमाइंदगी है, जिन्होंने करोड़ों वोट मिले हैं पीडीएम को, जो जॉइंट अपोजिशन है, वो पार्लियामेंट में भी वावेला कर रही है और पार्लियामेंट को इन्होंने डिसफंक्शनल किया हुआ है। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बनाई हुई है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकाले जा रही है। बाहर अवाम जो है, जिस तरह नासिर शाह साहब ने कहा, वो सारे पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल हुई है। और अगर महंगाई पिछले ज़माने में होती भी थी, उसके साथ आपको पता है तनख्वाहें भी उस रेशो से बढ़ती थी। आपको याद होगा कि इन्फ्लेशन वो करके वो हम जितने भी थे क्लास 4 से लेके ऊपर तक के सबकी तनख्वाहें बढ़ती थी। तो मैं उसको वो बैलेंस करते रहते थे गवर्नमेंट जो भी। तो मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट है, अगर ये डटे रहे तो अशर वही होगा जो दूसरे मुल्कों में इस तरह के एटीट्यूड से होता है। इनको जाना पड़ेगा, सोनर दी बेटर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचे कि 5 साल पूरे हो जाएंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही होगा। बाकी वो हमारा रोड मैप है। ठीक है, अगर इलेक्शन अच्छा परफॉर्मेंस अगर बेहतर होती, बैठ के कोई ऐसा बिल्कुल सही है फारूक हबीब साहब, पहले तो ये इलेक्शन इंश्योर किया जाए। एग्जैक्टली वही मैं ये सवाल था कि तरीकाकार ऐसा होना चाहिए था जिस पर बार बार हम ये जो रिगिंग का शोर सुनते हैं और हारने वाली जमातें सड़कों पर होती हैं, और फिर अगर कल को ये PMLN आपकी जमात राणा साहब आ भी जाती है तो PTI, ये आपको भी पता है कि आप लोगों को नहीं रहने देगी हुकूमत में। फिर जो हारेगी जमात वो सड़कों पर ऐसे ही होगी और कोई भी हुकूमत नहीं चल सकेगी। लेकिन फारूक हबीब साहब इस चीज का जवाब जरूर दीजिएगा जो उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से बात की है कि अगर वाकई परफॉर्मेंस इस हुकूमत की ठीक होती तो जितना मर्जी ये लोग सड़कों पर लेकर आ जाते, आपकी हुकूमत को खतरा नहीं होता। सादिया बात ये, वो कहते हैं ऐसी सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। देखें, जब पीपल्स पार्टी या PMLN परफॉर्मेंस की बात करती है ना, तो परफॉर्मेंस भी आना है। फिर इन लोगों को तो सियासत ही छोड़ देनी चाहिए, इनको तो फिर कभी इक़्तिदार में आना ही नहीं ना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को उठा के देख लें। मैं आपके सामने चंद फिगर्स जो हैं वो इकॉनमी की आपके सामने रखे देता हूं। रिकॉर्ड जो है वो कर्ज लिए पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने। रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट 2 अरब से 20 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए। रिकॉर्ड इंपोर्ट्स बढ़ा के गए। ये आप देखें कि रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये छोड़ के गए। आप देखें कि सिर्फ $10 बिलियन जो है वो फॉरेन रिजर्व्स के अंदर इसहाक डार साहब जो है वो छोड़ के गए। मुल्क जो है वो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा था। आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा इनकी परफॉर्मेंस की, इनकी अहलियत की। 2013 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $22 अरब थी, बांग्लादेश की $23 अरब थी। 2018 में 5 साल बाद बांग्लादेश $40 अरब पे पहुंच गया और हमारी एक्सपोर्ट्स $20 अरब पे आ गई, कम हो गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, एग्रीकल्चर ग्रोथ कोई नहीं। आज की परफॉर्मेंस की फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। आज जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स कोरोना के बावजूद भारत में नीचे आ रही हैं, बांग्लादेश में नीचे आ रही हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में एक माह के अंदर जो है वो रिकॉर्ड 14% का जो है वो इजाफा हुआ और मुसलसल 5% की पिछले 6 माह के अंदर जो है वो ग्रोथ है। टैक्स कलेक्शन 100 अरब पिछले साल से ज्यादा हमने किया, $22 अरब रुपए हम जमा कर चुके हैं। इसी तरीके से रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी $14 अरब की हो चुकी हैं। वो रिकॉर्ड हर साल हर महीने 2 अरब से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन ऑब्वियसली आवाम को स्टैटिस्टिक्स की समझ नहीं आती। वो तो देखते हैं कि भाई हमारे लिए जो हमारे इस्तेमाल की अशियाओं की कीमतें कम है कि ज्यादा है, महंगाई से जांचते हैं। मुझे फरमाइए। नहीं, एक मिनट, महंगाई वाला पहलू है सादिया, एक अलग चीज है, उस पर भी आ जाते हैं। मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने देना। ये बात स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देना होती, बात होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। इकोनॉमी का पहिया हमने चला दिया। फैसलाबाद में जहां बैठा हूं ये टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना हुआ था, आज 100% कैपेसिटी पे चल रही है। यहां पर लोगों को लेबर नहीं मिल रही।
झांग से, लिया से, मुजफ्फरगढ़ से, बाकी जगहों से लोग यहाँ पर आकर जो है वो नौकरी कर रहे हैं, उनको ऑन जॉब जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सूरत हाल है। ऐसी पिक्चर खुदारा ना पेश करें। इनको पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की फिक्र नहीं है, इनको अपनी 22 इंक्वायरियों की फिक्र है, इनको फिक्र है 22 खानदानों की। जब ये पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे सही है। केसेस आज ही बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि मैं पहले इसका जवाब नासिर हुसैन शाह साहब जो बातें कर, ठीक है, एम ही आप कहते रहते हैं नासिर हुसैन शाह साहब कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, इतनी अच्छी उन्होंने आपको परफॉर्मेंस बताई है। आप लोग कहते हैं वजीर आजम और ये हुकूमत इस्तीफा दे घर चली जाए, उन्होंने आपको बल्कि सिंध की परफॉर्मेंस भी याद कराई है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि चले सिंध और दूसरी जगहों का एक और मुवाजना ले लेते हैं। ये हमेशा दवाइयाँ सिंध में नहीं मिलती, जो इस वक्त भी जो अगर दवाइयाँ कहीं पे मिल रही हैं लोगों को हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सिर्फ सिंध, जहाँ पे पंजाब की भी मिलती थी, दीगर सूबों में भी मिलती थी, वो आगे बंद की है। मैं असल में उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए आवाज थोड़ी आगे पीछे हो रही है। मैं ये कह रहा था कि इनका अगर ये मवाजना कर रहे हैं तो सिर्फ इसमें आ जाए कि जो सरकारी हॉस्पिटल है सिंध में, तो हमें तनकीद करते थे, वहाँ पे चले जैसी भी दवाइयाँ मिल रही थी, अब भी वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं। पंजाब में जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी को दवाई मिलती थी, इन्होंने उसको भी बंद कर दी। दीगर किसी सूबे में आम आदमी को दवाई नहीं मिलती, दवाइयों की कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं। एक आदमी एक वक्त का खाना खाता है तो दवाई के उसको लाले पड़े हुए हैं, और ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अभी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इनसे पूछें कि कॉटन क्रॉप का क्या हुआ है। इन्होंने कपास का हाल देखें क्या है, इस वक्त कितनी परसेंटेज कम है, टेक्सटाइल किस पे चलती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये 3 शहरों का तो बताते हैं मेरे ख्याल से, सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद का, कि वहाँ पे लेबर भी नहीं मिलती। वजीर आजम ने भी ये बात की है। ये लेबर, अब ये मैं क्या कहूँ इस तरह की सफेद को, मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि मुझे ये क्यों हमारा बांग्लादेश और सिंगापुर, श्रीलंका जा रही है। अगर हमने इतना ही अच्छा इन्होंने कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, तो क्यों हमारी इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश और श्रीलंका जा रही है। आप ले उठाएं, तो कोई नहीं जा रही शाह साहब, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हाल किया इन्होंने। और चलें ठीक है, मैं अब क्विकली जवाब दे दें, मैंने मुफ्ती साहब की तरफ जाना है। मैं क्विकली प्लीज फारूक हबीब साहब जल्दी से जवाब दे दें, क्योंकि कुछ काफी सवाल उन्होंने रेज किए हैं। देखें, बात यह है कि इनके दौर में तो इनके जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, उस दौर में तो ना गैस थी इंडस्ट्री को दी गई, सनतों को ना गैस थी, कुछ भी नहीं दिया गया। आज तो जो है वो सनतों को हमने रिफंड्स भी दे दिए हैं, बिजली भी उनको सस्ती करके दी है, उनके पीक आवर को ऑफ पीक आवर को रेट को बराबर कर दिया है, टफ की स्कीम दी है, उनको फराहम की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हाउसिंग का सेक्टर चल रहा है, कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है। और ये अस्पतालों की बात कर रहे थे, हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की आवाम को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं, सालाना 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिलने जा रही है। सिंध में तो कुत्तों को काटने की दवाई नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी खबरें मैं तो नहीं चला रहा, आपका मीडिया चला रहा है। इस्लामाबाद में आई एम श्योर आपने देखा होगा, जो यहाँ का फातिमा जिन्ना पार्क है, जो F9 पार्क है, आज ही वफाकी हुकूमत ने उस पार्क को गिरवी रख के कर्ज लेने का फैसला किया है। ब्रेक लेने जी, ब्रेक से वापस आके मुफ्ती साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये जो नैब के हवाले से मामलात चल रहे हैं मौलाना साहब के, अब उनके दामाद को भी और उनके भाई को भी नैब ने तलब कर लिया है, और अब जबकि चेयरमैन नैब भी बाकायदा अंदाज में ये ऐलान कर चुके हैं कि किसी के साथ भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, सबको सजा देंगे। तो आपको लग रहा है कि इस बार ये मौलाना साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए, जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं, ये सूरत हाल काफी संगीन नौयत इख्तियार करती जा रही है? सादिया, अब पता चला कि पीडीएम की पोजीशन क्या है। फारूक हबीब साहब ने जो कुछ कहा कि वो खुद अब एक दूसरे पर अदम एतमाद और परेशानी और कसमपुरसी के शिकार है। पीडीएम का अंदाजा इससे लगता है कि
कभी वो नैब इस्तेमाल करते हैं, कभी एक इदारा, कभी दूसरा इदारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और वो अपने वो झूठो परफॉर्मेंस जो बाबू ने उनको के लिए तैयार किया हुआ है, जो बजट वो IMF ने जो भेजे हैं और झूठ पर मबनी उन्होंने आदातुशुमार हाथ में थमा दिया है। बंगाल में ये हुआ, हिंदुस्तान में ये हुआ और पाकिस्तान में ये हुआ। बंगाल का तैयारा किसी ने अब तक तो घेरे में नहीं लिया। मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ ये जो मिसालें देते हैं हैरत है। यहाँ परफॉर्मेंस अगर पूछनी है तो आप पेशावर में खैबर बाजार में आ जाएं, आप आवाम से पूछे कि क्या दिन में आपको 2 वक्त या 3 वक्त रोटी भी मिलती है, इसके बारे में पूछना चाहिए। ये नेप एक हरबा है। मौलाना फजलुर रहमान अल्हम्दुलिल्लाह पाक शफाफ है, कितने वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बातें करते थे। अच्छा, हमारे पास एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक चीज का मैं जवाब जरूर चाहूंगी। हाफिज हुसैन अहमद साहब उन्होंने कुछ बातें की मौलाना साहब के हवाले से, फिर आपने उनको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने उसमें कहा है कि ये चीजें हमें पता थी मौलाना साहब के हवाले से, और ये 90 की दहाई में एक मीटिंग में ये जिक्र भी हुआ था। फिर मौलाना साहब उस पर काफी खफा भी हुए थे, उन्होंने फिर ये माफी भी मांगी थी, माजरत भी की थी। तो ये जो सारे मामलात नैब में उनके आ रहे हैं, ये तो तब के चल रहे हैं। जी याद रखो, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है और उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ यह फैसला किया था कि आपने उर्दू निकालनी है। उर्दू उनसे निकालने के लिए उन्होंने उनका जो मुआहदा आया है उनको जरा देखें। और इसलिए जियाउर रहमान जैसे एक वो ऑफिसर जो दियानत पर भी मशहूर है, जो परफॉर्मेंस के हवाले से भी मशहूर है, और गुलाम अली जी साहब का जो बेटा मौलाना साहब का जो दामाद है, पहले उन्होंने उसके बाप से मुतालबा किया था कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनो। अब ये तमाम जो उन्होंने पकड़े हैं, मैं राना साहब एक चीज से नहीं तो मौलाना साहब के हवाले से उन्होंने वजाहत कर दी है, लेकिन ये भी देखें कि अब सारे ही इदारों पर सवालिया निशान पर उतरते हैं जहां पर भी केसेस होते हैं। नैब में किसी का केस हो तो वो नैब को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोगों ने कहा कि जी फॉरेन फंडिंग का केस नहीं सुनते हैं। फरूख हबीब साहब उनकी जमात की राय फॉरेन फंडिंग के हवाले से डिफरेंट है आप लोगों के और पीपल्स पार्टी के मामले को लेकर। तो कोई भी इदारा रह नहीं गया बाकी, फिर जो जिसको पूछेगा वहां एहतजाज होगा। वो इदारे तो तबाह किए इस हुकूमत ने, यहाँ तो इदारे पर फरोख्त है सादिया, यहाँ तो इदारे पर राना साहब। अच्छा चलिए मुफ्ती साहब, मैं राना साहब की बात सुन। जी फरमाइए राना साहब। सबसे पहले तो मैं फरूख हबीब साहब का जवाब देना चाहता हूँ कि यार ये गलत फिगर्स दुनिया को पता है। आप टीवी पे अगर आपके ये किस्म की फिगर्स देंगे तो आपके स्वाए झूठ के या हंसे के और कोई बात नहीं होगी। मैं आपको मुझसे से फिगर्स बताना चाहता हूँ। जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई है तो रिजर्व शायद 2-3 बिलियन थे। तो उसके बाद जो बिजली थी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, इंडस्ट्री बंद थी। उसके बाद एक्सपोर्ट की बात करें, आप जीडीपी की बात करें, जीडीपी शायद 2% थी। तो स्टॉक एक्सचेंज जो 12,000 पे था हमने, और जो था रेवेन्यू वो 17,000 था। अब मुझे ये बताएं कि ये जो फिगर बता रहे हैं, जीडीपी हमने इनको दी 5.8 पे। जीडीपी जो इस वक्त माइनस में है, शायद अगले कहते हैं कि माइनस के 1 पे आ जाएगी या 0 पे आ जाएगी। इसका रिजर्व जो है हमने इनको 23 अरब पे जाके नीचे हम आए 18 पे। इनको हमने 18 पास ऑन किया हुआ है। केयर टेकर में क्या हुआ, इनके बाद क्या हुआ है ये जाने और इनका काम जाने। जो अभी इन्होंने कर्जों की बात की, सारी दुनिया कह रही है कि इन्होंने 2.5 साल में इतने कर्जे लिए हैं जो पिछले 5 साल में या किसी से पे उन्होंने ज्यादा लिए हैं। ये डिवैल्यूएशन करके। तो मैं कोई बिजली जो है हमने सरप्लस यहाँ की, और इंडस्ट्री इनकी फैसलाबाद या कोई गैस भी दी, गैस की वजह से बंद थी। खुदा के लिए लोगों को झूठ बोलते हैं। ये तो आम अखबारात में रोजाना आते हैं फिगर्स। इस आप कहते हैं फिगर्स गलत बता रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स गलत हैं। यहाँ चीख रही है, बाकी रही नैब के आप कहते हैं कि जी इस पे सारे इदारे सवालिया निशान हैं। जब आप इस किस्म के काम करेंगे, नैब अगर क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, सिर्फ अपोजिशन टारगेट होगी तो क्वेश्चन तो उठेंगे। जब आप इलेक्शन कमीशन 7 साल नहीं करेगा फैसला फंडिंग का तो क्वेश्चन तो उठेंगे। आप मुझे बताएं, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर
कि इनको वो हमारा दुश्मन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ठीक है। वो अच्छा, इलेक्शन कराने जो 2018 के इलेक्शन मेरी बात मेरे पास क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, मैं गॉट योर पॉइंट राना साहब। जी जी, वन लाइनर प्लीज फरमाइए। देखें सादिया, बात ये है, नहीं ये क्या बात हुई सादिया, आप जवाब बात ये है जो 2018 के इलेक्शन में यही चीफ जी इलेक्शन जी फरमाइए। अच्छा मैं आती हूँ फारूक साहब, आपकी तरफ आती हूँ। राना साहब फरमाइए। जो इस वक्त पार्टी से नहीं हुआ ये ना बात करें आप। क्वेश्चन तो उठेंगे इस पे, क्वेश्चन कौन उठा रही है, क्वेश्चन सारे उठा रहे हैं। तो जब तक ये अपनी डायरेक्शन सीधी नहीं होगी इदारों की या इनकी, उस वक्त तक आपको नहीं पता ये जो जजेस ने फैसला पनामा का किया था, जेआईटी बनी, सारा कुछ हुआ, फिर फारूक साहब जवाब दे दीजिए। आपने मुफ्ती साहब की भी बात सुनी, वो कहते हैं कि जनाब ये मौलाना साहब के हवाले से भी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अब नजर आ रही हैं, ना आपको अब नजर आ रहा है। देखें बात ये है, देखें बात ये है कि जब भी किसी ये हवाला दे रहे थे कि जी मिड टर्म इलेक्शन होते हैं जी बाकी मुल्कों के अंदर, जब ये उन मुल्कों का हवाला देते हैं तो उन मुल्कों के अकाउंटेबिलिटीज लॉग्स को भी याद रखें, उन मुल्कों के लीडरशिप की इंटेग्रिटी को भी याद रखें। वहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं होती कि नैब के इदारे में पेश होने जाए तो पथराव करके आ जाए, या अदालत में जाए तो अदालतों के ऊपर हमले करके आ जाएं, या वहाँ के जजेस साहिबान को ये कहा जाए कि आपकी और आपके बच्चों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। इस किस्म की वहाँ पर धौंस और धमकियाँ नहीं चलती। बात यह है कि अगर एक इदारा बुला रहा है तो आप जाएं। अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी देने में हर्ज किया, आप बता दें डीआई खान की प्रॉपर्टियाँ कहाँ से आई हैं, चक शहजाद की प्रॉपर्टियाँ कहाँ से आई हैं, साबित हो जाएगा को अल्हम्दुलिल्लाह आपको टेक्सटाइल मिल लगी होगी ना जहाँ से आपको सालाना प्रॉफिट आते होंगे। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये, एक मिनट सुन लेना राणा साहब। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है। फारूक हबीब साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।